फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ। वो है मेंबरशिप ट्रांसफ़र, या मराठी में बोलेंगे तो सभासद हस्तांतरण, या हिंदी में भी वही बात आती है। तो मेंबरशिप ट्रांसफ़र ये सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यू है सब मेंबर्स के लिए, बिकॉज उसका खुद का फ्लैट जो है उसको वो चाहता है कि अपना कलेक्टर के नाम पे अप्रूवल हो जाए, या उसमें जब भी सेल करेगा कभी भी आगे तो उसको दिक्कत ना आ जाए। और इसमें बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो मैं वो अभी हर एक बहुत जन सोसाइटीज़ मेरे को अभी पिछले काफ़ी दिनों से बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं ये क्या कैसा है। तो वो उसमें क्लैरिटी लेने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच एंड एवरी सोसाइटी, मैं चाहता हूँ कि हर सोसाइटी का ये वीडियो पहुँचे और मेंबर को पहुँचे और वो समझ जाए कि उसको क्या करना है, या सोसाइटी को कमेटी या सोसाइटी के मेंबर्स है उनको क्या करना है वो समझ में आ जाए। तो लेट अस से कि इसमें दो तीन आई कैन से क्लासिफिकेशंस मैं कर रहा हूँ, मतलब जस्ट टू समझने के लिए। तो पहला क्लासिफिकेशन ये है कि आपके पास कुछ भी वायलेशन नहीं है, आपका ओरिजिनल मेंबर आपका अप्रूव्ड है और आपने कलेक्टर के पास भी मान लो सेल परचेस का बीच में हुआ है तो उसका अप्रूवल लिया है, एक या दो जो भी है। तो आप अगर फ्लैट आपका बेचना चाहते हैं या नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उसमें। आप जाके सोसाइटी के थ्रू कलेक्टर को एक लेटर लिखना है कि सो एंड सो मेंबर वांट्स टू सेल और नॉमिनेट और वॉट एवर, नॉट नॉमिनेट, ट्रांसफ़र to his nominee or whatever, and basically सेल ट्रांसफ़र में ये लेटर लगेगा। तो आप जाके बताना है कि ये मेंबर सेल करना चाहता है और ये नया मेंबर आना चाहता है। तो ये लेटर सोसाइटी को देना है, वही वैसा ही लेटर सोसाइटी कलेक्टर के नाम पे देना है। फिर उसके साथ में क्या लगता है, तो बेसिकली फॉर्म डी, फॉर्म ई। अभी फॉर्म डी और फॉर्म ई क्या है, तो फॉर्म डी एक एफिडेविट है, एफिडेविट आपको नोटराइज करके देना है। और फॉर्म ई जो है बेसिकली ये ऐसा ये है अपना, ऐसा फॉर्म है बेसिकली, जिसमें आपका फ़ोटो, आपका एड्रेस, सदनी का क्रमांक वगैरह सब आता है। अभी का जो मेंबर है उसका नाम, फिर उसका लेटर होगा कुछ तो कलेक्टर ने दिया हुआ पहले का लेटर, और उसका सोसाइटी का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब देना है उसके साथ में। तो फॉर्म डी आपको फॉर्म डी और फॉर्म ई देना है। फॉर्म डी इज़ ए फॉर्म वेयर आपका नाम वगैरह फ़ोटो वीटो आता है। फॉर्म ई इज़ ए एफिडेविट, उसके साथ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना है। उसके साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसका, तो जो बायर है उसका डोमिसाइल आपको देना है। तो उसका डोमिसाइल, शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी, फिर कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट उसमें मेंशन होना चाहिए, और कलेक्टर्स प्रीवियस एनओसी, और एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी है अभी देना नहीं पड़ता है। ये लेटर देने के बाद में कलेक्टर स्क्रूटिनी करता है अपने पास में, और पहले के सब डॉक्यूमेंट्स एग्जाम करने के बाद में एक उसको प्रायर अप्रूवल बोल सकते हैं कि ये कहता है कि अभी आप एग्रीमेंट और ये सब कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट का आपको करना है। वो लेटर ये भी मेंशन करता है कि आपको फ़ीस कलेक्टर के लिए कितना भरना है। तो देयर इज़ ए SBI ग्रास अकाउंट, उसमें जाके फ़ीस भरना पड़ता है, और फिर आपको एग्रीमेंट करना है, और उसका कॉपीज़ जो है वो कलेक्टर को सबमिट करना है एज द फाइनल लेटर। तो ये सब आपको करना है। अभी फ़ीस कितने रहते हैं, तो फ़ीस एक GR है 2017 का GR है, उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप सब हाउस में रहते हैं तो इट इज़ 200 रुपीज़ आफ्टर 15 ईयर्स और 1.5% विच एवर इज़ हायर। तो वो आपको कारपेट एरिया के हिसाब से, मान लो आपका 500 कारपेट एरिया है तो 1 लाख रुपीज़ आपको पे करना है if 1 lakh rupees is more than 1.5% of the ready reckoner rate of the area. If ready reckoner rate is more, तो आपको 1.5% ऑफ द रेडी रेकनर आपको पे करके
वो लेटर ही आ जाएगा, दे विल डू द कैलकुलेशन एंड दे विल गिव यू द लेटर। तो वो पेमेंट करना है, एग्रीमेंट करना है, फिर बाद में आपका जो बैलेंस प्रोसीजर है से बैंक से जाके आपको अप्रूवल वगैरह जो भी है, डिसबर्समेंट है, वो सब करके फिर फाइनल आप कलेक्टर के पास जाना है, कहना है कि ये मेरा कंप्लीशन हुआ है, ये एग्रीमेंट है, ये पेमेंट का चालान है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सब प्रोसीजर क्यों कंप्लीट करना है, क्योंकि ये फाइनल जब लेटर निकलेगा तो आपको उसको रिवर्स करने के लिए देयर इज़ नो प्रोविज़न, मतलब आई डोंट नो हाउ इट कैन बी रिवर्स्ड। तो इट इज़ बेटर दैट यू कंप्लीट ऑल द प्रोसीजर बिफोर यू गिव द फाइनल लेटर टू द कलेक्टर, क्योंकि वंस द कलेक्टर सेंड्स अ फाइनल लेटर सेइंग दैट दिस मेंबर शुड बी इसके नाम पे आप अभी ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो रिवर्सल में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि देयर इज़ नो जीआर और समथिंग, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो दिस इज़ फॉर ए मेंबर हु इज़ अप्रूव्ड, ऑलरेडी अप्रूव्ड, और उसको जाके ये ट्रांसफ़र करने का है। दिस इज़ द सिंपल थिंग दैट इज़ देयर। प्रॉब्लम अभी किधर आता है कि जिसके पास वायलेशन है, मतलब वायलेशन मतलब जिसका ओरिजिनल मेंबर उसका मेंबरशिप अप्रूव्ड नहीं है, कलेक्टर के पास में अप्रूव्ड नहीं है, सो दैट बिकम्स ए वायलेशन एज पर एज कलेक्टर इज़ कंसर्न। अभी एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये मेंबरशिप का झमेला ही निकल जाए, क्योंकि ये सब एक्चुअली दिस इज़ बेसिकली समथिंग विच दे डोंट हैव द पावर्स, बट ये ज़बरदस्ती रेवेन्यू के लिए ये हरासमेंट है। अगर आप देखेंगे तो कलेक्टर ने लैंड दिया है, लैंड पे बिल्डिंग आपने बांधा है, कलेक्टर का बिल्डिंग पे ओनरशिप नहीं है, फिर बाद में वो कहता है कि नहीं मैंने लैंड दिया है तो बिल्डिंग भी मेरी है, तो मेरे को आपको ट्रांसफ़र फी देना है। अगर लैंड सेल करते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड ही आस्किंग प्रीमियम ऑन द लैंड, बट जब बिल्डिंग बांधी है सोसाइटी ने, तो व्हाट इज़ द राइट ऑफ द कलेक्टर ऑन द बिल्डिंग। बट ये ज़बरदस्ती लिया हुआ पावर है। आपने देखा एसपी चेन्नई में क्या हुआ बेसिकली। वैसे हम भी कोर्ट में जाएंगे तो वी कैन ऑल्सो गेट रिलीफ, बट हम लोग क्यों करते कि अल्टीमेटली वी वांट टू गो टू फ्री होल्ड, तो कोर्ट में जाने से बेहतर ये फ्री मेंबरशिप ट्रांसफ़र करके फ्री होल्ड करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोर्ट की जो डिसीजन मेकिंग अभी से चालू करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। तो लेट अस गो टू द सेकंड पार्ट विच इज़ द वायलेशन। अभी वायलेशन में क्या होता है कि आपका आई विल कम बैक टू दैट पार्ट फर्स्ट, बट अगर मान लो ये पहला जो पार्ट था जिसमें आपका अप्रूवल है और आपको जो वारसदार है या आपका जो सन है या डॉटर उसको देना है, तो यू कैन ऑल्सो डू ए गिफ्ट डीड इन हिज नेम and then go to the transfer. So your instead of sale you can also do the same thing for the for when the gift deed is used. So you can give it to your son or daughter by giving a gift deed and doing the transfer with the collector. So that is the first part where you are approved and you want to sell that flat or you want to transfer it to your successor, son, daughter, whoever, थ्रू गिफ्ट डीड। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन उसमें लग जाएगा। इन केस ऑफ गिफ्ट डीड देर इज़ नो पेमेंट टू बी डन, बट यू विल हैव टू रिक्वायर टू बी गिवन ए एग्रीमेंट जो होता है वो देना पड़ेगा आपको। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज़ व्हेन देर इज़ ए वायलेशन, दैट इज़ आपके पास में शेयर सर्टिफिकेट है और आपका मेंबरशिप कलेक्टर के पास में अप्रूव्ड नहीं है। अभी क्या करें, इसमें दो पार्ट गिरते हैं। एक ओरिजिनल मेंबर शेयर सर्टिफिकेट में जो है वो फर्स्ट नाम में होना चाहिए और वो अप्रूव्ड होना चाहिए, दैट इज़ वन टाइप ऑफ थिंग। द सेकंड टाइप ऑफ थिंग इज ओरिजिनल मेंबर आपके शेयर सर्टिफिकेट में है बट दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द कलेक्टर, तो उसको ओरिजिनल मेंबर नॉट अप्रूव्ड ऐसा कलेक्टर के एक अलग से जीआर है। हम लोग पहले बात करेंगे ओरिजिनल मेंबर अप्रूव्ड बाय द कलेक्टर और उसमें क्या क्या पेपर वर्क लगते हैं। तो उसके लिए एक जीआर है 4/5/2018, दैट इज़ व्हाट इज़ एप्लीकेबल। अभी ये इसमें भी आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन में शॉर्टफॉल होता है, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स नहीं होगा, तो अगेन यू विल गो टू द ओरिजिनल मेंबर नॉट अप्रूव्ड जीआर
ऑफ 22 टू 22 वो लगने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप सब डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में रखें, दे दे, कलेक्टर को दे दे, और पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हम बोलते हैं वो उनको देंगे। तो ये सेकंड GR जो 22 टू 22 का लगने वाला नहीं है। तो ओरिजिनल मेंबर इज़ अप्रूव्ड एज पर द कलेक्टर, बट आपका मेंबरशिप बिकॉज आपने जो ओरिजिनल मेंबर है उससे आपने परचेज किया है, या उसके बीच में भी कोई इन बिटवीन सेल ट्रांसफ़र हुआ है और फिर बाद में आपने लास्ट में परचेज किया 2 या 3 या जो भी है, और कभी कभी ज़्यादा करके सभी अप्रूवल कलेक्टर के नहीं होते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको ये करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको फॉर्म डी और फॉर्म ई लगेंगे, शेयर सर्टिफिकेट, पहले के जो एग्रीमेंट्स उसके कॉपीज़ लगेंगे, कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट वो मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट में, और कलेक्टर का प्रीवियस NOC होता है, मतलब फर्स्ट जो आपको जो कलेक्टर ने दिया हुआ लेटर रहता है कि ये मेंबर को अप्रूवल दिया हुआ है, उसकी कॉपी आपको देना है। तो ये सेल ट्रांसफ़र को अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो एग्रीमेंट था, लास्ट एग्रीमेंट था, और उसके पहले के जो भी एग्रीमेंट्स थे उसके ऊपर कलेक्टर 3% ऑफ द रेडी रेकनर रेट वो साल का लगाता है। मान लो 10 साल पहले आपने सेल परचेज किया है, तो 10 साल पहले का जो फ्लैट एरिया रहता है मल्टीप्लाइड बाय द रेडी रेकनर रेट मल्टीप्लाइड बाय 3%, जो भी आता है वैल्यू आपको देना पड़ेगा। अगर 2 सेल हुआ है, 3 सेल हुआ है, तो वो जो साल का है उसी साल का रेडी रेकनर रेट इंटू 3% करके वो आपको लगाता है। अगर पुराने सेल्स वगैरह जो हुए हैं उसके ऊपर आपको काफ़ी कम प्रीमियम पड़ते हैं, तो वो पेमेंट्स दे के आप ख़त्म कर दीजिए, ताकि ये सब इसके से आपका फ्लैट जो है वो मार्केटेबल बन जाता है। मतलब अभी आप कभी भी जाएंगे बेचने को तो वो आप जाके बेच सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी आजकल क्या होता है, बैंक्स भी अटका के रखते हैं कि आपका कलेक्टर का अप्रूवल हुआ है क्या, तो नहीं होता है तो फिर लोन देना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप करके रखिए। तो ये मैंने बताया ओरिजिनल मेंबर अप्रूव्ड बट फॉर सेल एंड सेल ट्रांसफ़र। दूसरा बात ऐसा होता है कि ओरिजिनल मेंबर इज़ अप्रूव्ड और फिर उसके बाद में उसका वारसदार मतलब सन डॉटर वगैरह उनके लिए ट्रांसफ़र करना है। अभी ओरिजिनल मेंबर इज़ अप्रूव्ड पर तो उसका डेथ हुआ है, तो डेथ होने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको क्या क्या लगेगा, तो शेयर सर्टिफिकेट लगेगा, ये फॉर्म DE लगेगी। आपको सेल ट्रांसफ़र में पहले बताने को बताया नहीं बताया पता नहीं, बट जो नया मेंबर सेल ट्रांसफ़र में आता है उसका डोमिसाइल 15 साल का लगता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ये या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये दोनों की ज़रूरत रहती है। डोमिसाइल नहीं होगा या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप उसका बना के ले लीजिए। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली यू विल गो इनटू द अदर कैटेगरी वेयर द डॉक्यूमेंटेशन इज़ फॉलिंग शॉर्ट, और फिर पेनल्टी ज़्यादा लगने की चांसेस है। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन मैं बाद में इसे आपको इसमें भी PDF फॉर्मेट में भी देता हूँ। तो आई विल कम टू द सेकंड पार्ट दैट इज़ बेसिकली सेल ये नॉमिनेशन ट्रांसफ़र एंड ओरिजिनल मेंबर इज़ अप्रूव्ड। तो आपको शेयर सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आपको डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ़र मतलब कौन कौन, मतलब पहला मेंबर कौन था, फिर सेकंड मेंबर कौन था, फिर उसका नाम वगैरह सब डिटेल्स एक लेटर में देना पड़ता है। NOC फ्रॉम ऑल द सक्सेसर, मान लो नॉमिनेशन के थ्रू अभी एक मान लो हस्बैंड ने वाइफ को नॉमिनेट किया है, बट सक्सेसर तो उसके चिल्ड्रन भी बनते हैं, तो उनका सबका ये लगता है आपका NOC। NOC मतलब इट हैज़ टू बी नॉट रजिस्टर्ड, क्या बोलते हैं अपना, नोटराइज करके लेना है बेसिकली। फिर अगर उसने गिफ्ट डीड दिया है मान लो, तो गिफ्ट डीड के वजह से
या विल किया है तो प्रोबेटेड विल, ये सब आपको वो टाइम में लगेंगे। नॉमिनेशन लेटर ऑफ अर्लियर, उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा होगा सोसाइटी में, उसका कॉपी लगेगी। सोसाइटी का रेजोल्यूशन लगेगा अगर वो है तो, और नया मेंबर जो है उसके नाम पे भी करना है तो सोसाइटी का रेजोल्यूशन लगेगा, और कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। अभी इसमें एक्चुअली नॉमिनेशन में आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, पहले नॉमिनेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से नॉमिनेशन को अड़चन आना नहीं चाहिए, बट कलेक्टर इज़ नॉट लुकिंग एट नॉमिनेशन, ही इज़ लुकिंग एट सक्सेशन या डिफ़िकल्टी इन सक्सेशन। मतलब वो ये देखता है कि जो है, अगर मान लो कल उठ के कुछ सक्सेशन का प्रॉब्लम आता है या प्रोबेटेड विल नहीं है या ऐसा कुछ है, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज उसमें द कलेक्टर ऑल्सो इज़ एंटेंगल्ड, उसको भी घसीटा जाता है बहुत बार, तो ही डजंट वांट टू हैव एनी प्रॉब्लम्स। इसीलिए इसमें डॉक्यूमेंटेशन वो परफेक्शन चाहता है, पहले में भी चाहता था, इधर में भी परफेक्शन चाहता है, क्योंकि दोज आर द थिंग्स दैट आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द नॉमिनी एंड हिज पेपर वर्क। तो ये सब आपको देना है, मतलब आपका ये पेपर वर्क आपको देना है। ये करने के बाद में नॉमिनेशन को प्रीमियम कुछ लगने वाला नहीं है, मतलब उसको प्रीमियम कुछ पेमेंट करना नहीं है। द ट्रांसफ़र इज़ फ्री ऑफ एनी प्रीमियम, बट पेपर वर्क शॉर्टफॉल पड़ता है, देन ही गोज़ इनटू द कैटेगरी ऑफ 22 to 22 GR। तो वो सब जो है वो आपको देखना है, सी टू इट दैट ऑल द पेपर वर्क इज़ प्रॉपर। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर द ओरिजिनल मेंबर इज़ नॉट अप्रूव्ड। ये बहुत दिक्कत का बात था, बहुत हम लोग फॉलो किए कि ओरिजिनल मेंबर इज़ नॉट अप्रूव्ड। ये प्रॉब्लम्स क्यों आए, क्योंकि जब लैंड ग्रांट हुए थे तभी सोसाइटी ने कोई लेता नहीं था, मतलब कलेक्टर के लैंड में कोई आने को तैयार नहीं था। तो जो चेंजेस हो गए, मान लो सोसाइटी ने, एक जन ने बोला है कि मैं मेंबर हूँ, सोसाइटी ने उसका अप्रूवल ले लिया, फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया, फिर दूसरा आ गया, तो दूसरे का भी अप्रूवल कलेक्टर को भेजा, कलेक्टर ने अप्रूव किया, नहीं किया, वो बहुत बार ऐसा हुआ है। कभी कभी एक लिस्ट अप्रूव हुई, फिर बाद में उसमें से कुछ गिर गए, फिर उसमें से जो कलेक्टर को लेटर भेजा, फिर वो वापस वो अप्रूव हुए, फिर उस पहले जो अप्रूव्ड अभी लिस्ट है उसमें से कुछ गिर गए, तो कलेक्टर से और एक लेटर आया, तो ऐसे 3-3 लिस्ट बने हैं। तो आपको वो कलेक्टर से RTI करके आपका जो पहले का जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे कलेक्टर के पास में है, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्टर से ले लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि पहले से क्या हुआ है। द कलेक्टर विल हैव ऑल द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा मेंबर अप्रूव्ड है, नहीं अप्रूव्ड है, कुछ प्रॉब्लम है, वो सब आपको मालूम पड़ेगा उसमें से। कभी कभी ऐसा भी है कि सोसाइटी में एक भी मेंबर अप्रूव्ड नहीं है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये सब अभी उसके लिए 22/2/22 का GR लगने वाला है, विच इज़ वेरी मतलब उसको पेनल्टीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। उसमें इवन नॉमिनेशन ट्रांसफ़र को भी पेनल्टी लगता है। तो पेनल्टी कितना लगता है, तो नॉमिनेशन ट्रांसफ़र को करीबन 7.5% लगेगा, और जो सेल ट्रांसफ़र है उसको 10.5% लगेगा, दैट इज़ एट द मैक्सिमम। अभी इसमें हम लोग गवर्नमेंट को पिटीशन किया है, एंड इट इज़ मोर और लेस एग्रीड। इसमें 3% जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो कम किया जाएगा, तो जो 7.5% है उसका 4.5% हो सकता है, और जो 10.5% है उसका 7.5% हो सकता है। दिक्कत किधर आता है कि लास्ट एग्रीमेंट पे ये लगता है, ओरिजिनल मेंबर नॉट अप्रूव्ड और डॉक्यूमेंटेशन शॉर्टफॉल है, तो ये GR लगता है 7.5% और 10.5%। बट ऑन द लास्ट जो ट्रांसफ़र हुआ है, मान लो 2 साल पहले का ट्रांसफ़र हुआ है, 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख ऐसा कुछ, तो ये हुआ एग्रीमेंट का वैल्यू हुआ। बट आपका रेडी रेकनर रेट भी आपको देखना है उसका, तो रेडी रेकनर रेट पे 10.5% बोलेगा 2 साल पहले का, या 7.5%, तो बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो ओरिजिनल मेंबर अप्रूव्ड है उसमें आने की कोशिश करें और उसके थ्रू वो जाने का कोशिश करें। इसमें ऐसा भी है कि 2.5% सोसाइटी ये पेनल्टी जो है, मैंने 7.5% और 10.5% बोला, उसमें 2.5% पेनल्टी सोसाइटी को भी लगाई है और ज़्यादा करके सोसाइटीज़ वो मेंबर से लेते हैं। हम लोग ने उसमें और एक प्रोविज़न था जो हम लोग ने अभी बात करके उसको निकाला है कि ऐसा था कि once the formality is complete, the collector's office will intimate the registration, that is registrar's office, for taking further action for this kind of problems. तो वो सब जो है वो टेकिंग फर्दर एक्शन मतलब जो फ्रॉम द रजिस्टर्स ऑफिस, वो तो अननेसेसरी था बिकॉज हम लोग ने सब पेनल्टीज़ भरे हैं एंड वी आर नाउ रेगुलराइज्ड इट, तो ये सब होना नहीं चाहिए था। तो नाउ वो तो उसको दे हैव रिमूव्ड इट आफ्टर वी हैव मेड द पिटिशन। हम लोग का 3% रिडक्शन की भी बात हो रही है, तो उसमें भी गवर्नमेंट विल डू समथिंग। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप एक जब भी सेल ट्रांसफ़र कभी या नॉमिनेशन ट्रांसफ़र होता है तो आपका कारपेट एरिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्टअप एरिया आप बता देते हैं, फिर उसके ऊपर पेनल्टी और या ट्रांसफ़र भी लगती है, तो वो ज़्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट 30% मोर हो जाती है। तो यू हैव टू इंश्योर दैट द कारपेट एरिया इज़ रिफ्लेक्टिंग इन योर एग्रीमेंट और नॉमिनेशन लेटर जो भी होता है, तो जो उसमें कारपेट एरिया दिखना चाहिए। अभी ये बात तो हम लोग ने सब बताए हैं कौन से कैटेगरीज़ है। इसके थ्रू हम लोग ये जो है ज़्यादा करके सोसाइटीज़ फ्री होते हैं। तो कौन से मैंने वापस एक बार बताता हूँ कि अपना ओरिजिनल मेंबर अप्रूव्ड है तो उसका, या अभी का मेंबर भी अप्रूव्ड है, तो दैट इज़ वन कैटेगरी। दूसरा, ओरिजिनल मेंबर अप्रूव्ड है बट अभी का मेंबर अप्रूव्ड नहीं है। ओरिजिनल मेंबर ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज़ अप्रूव्ड, अभी का मेंबर अप्रूव्ड नहीं है, तो उसके लिए 4/5/18 का GR लगता है, प्रोवाइडेड देयर इज़ ऑल पेपर वर्क इज़ प्रॉपर। मतलब अभी आप जब सबमिट करेंगे तो पूरे पेपर वर्क क्लियर होना चाहिए। और तीसरी बात जो होती है वो ओरिजिनल मेंबर दैट इज़ ऑन द शेयर सर्टिफिकेट हु इज़ रिफ्लेक्टिंग एज फर्स्ट मेंबर इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द कलेक्टर, तो उसके लिए 22 का GR लगता है। नाउ इसके बावजूद देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेंबरशिप दैट इज़ नॉट गेटिंग अप्रूव्ड थ्रू द कलेक्टर। तो उसमें कौन सा है कि जो 1983 में GR निकला था तो उसमें 20% रिजर्वेशन था, और 20% रिजर्वेशन गवर्नमेंट इज सेइंग कि नहीं आपको अभी मेंटेन करना है, बट एज पर लॉ और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एट द टाइम ऑफ ग्रांट ये 20% रिजर्वेशन होना चाहिए था। बाद में जो रिजर्वेशन का जो ये था मेंबर था उसको वो एक्चुअली ही हैज़ गॉट द फ्रीडम टू सेल टू एनीबडी सो दैट ही गेट्स द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, बट गवर्नमेंट इज सेइंग नहीं, यू हैव टू मेंटेन दैट 20% कोटा, which I think is unjust on the first member who is basically given under the reservation category, because he could then exploit the market rate और उसको कम रेट में बेचना ठीक बात नहीं है। तो वो केस जो है उसको वो टाइप के केसेस है 20% सोसाइटी ने मेंटेन नहीं किए हैं, तो उसमें मेंबरशिप ट्रांसफ़र का अटक जाता है। दूसरा है PWR 219 के केसेस, जहाँ पे 90% मेंबरशिप शुड बी फ्रॉम द SC/ST NT कैटेगरी। उसमें भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेंबरशिप का जो परसेंटेज है वो मेंटेन नहीं किया है, एंड दैट्स वायर दिस सोसाइटीज़ फेस द प्रॉब्लम। अभी इसके वजह से उन लोग आगे रीडेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आता है। तो वी आर पिटिशनिंग द गवर्नमेंट दैट ये सब जो चीज़ें हैं इनको कुछ ना कुछ प्रीमियम लगा के आप ख़त्म कर दीजिए, मतलब 2% लगा के पूरा का पूरा एक एमनेस्टी स्कीम ही लाए, नॉट ओनली फॉर जो सोसाइटीज़ है 20% रिजर्वेशन या 90% रिजर्वेशन, बट ऑल सोसाइटीज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर वेदर इट इज़ ओपन रिजर्वेशन वॉट एवर, एक 2% आप ले लीजिए एज अंडर एमनेस्टी एंड गवर्नमेंट विल गेट मोर रेवेन्यू। मतलब हम लोग ने एक कैलकुलेशन किया है कि जो पिछले 40 साल में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे 3 times द रेवेन्यू दे विल गेट इफ़ दे गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्कीम।
बट वी आर ऑल्सो सेइंग दैट ये 2% लगाए जब ये 5% फ्री होल्ड का कन्वर्जन लगाए, मतलब टोटल 7% आप लगा के फ्री होल्ड और मेंबरशिप ट्रांसफ़र ख़त्म कर डालिए। तो ये सब अभी अपना आगे चल के हम लोग को फाइट करना है। अभी और एक सवाल मेंबर्स का, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं अभी एड्रेस करने वाला हूँ। ये मेरे को ये जो लाने का क्या मतलब है, मेरे पास 2 सोसाइटियाँ आए, उन लोग को मैंने क्लैरिटी दिया, फिर वो कोई बहुत बार मेंबर को मालूम नहीं पड़ता है क्या करने का है, वो बोलता है मैं एजेंट को देता हूँ, ये ख़त्म कर डालेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है, हम लोग ने काफ़ी कुछ फाइट किया है, ये प्रीमियम्स हम लोग ने काफ़ी रिड्यूस किए हुए हैं। पहले ऐसा था कि 50,000 रुपीज़ लगता था, फिर 2 लाख रुपया हो गया। पुराने मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो पुराने, उसको 10-15 हज़ार में ट्रांसफ़र फ़ी में काम हो जाता है। बट अभी ये जो एजेंट आप लाएंगे तो फिर 75,000, 1 लाख, 1.25 लाख ऐसे बड़े बड़े अमाउंट्स आपको देना पड़ता है। और ये सब बहुत बार रिटायर्ड मेंबर्स या लोअर मिडिल क्लास मेंबर्स को हेवी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पेपर वर्क में कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आपको मैं ये लिस्ट बताता हूँ, आप देखिए इसमें, दिस इज़ ए लिस्ट विच इज़ कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये लिस्ट जो है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो उसका मैं आपको फॉरवर्ड भी करता हूँ। और ये जो लिस्ट है उसमें आप कंप्लायंस क्या होता है वो पूरा देख लीजिए। ये लिस्ट में आप कंप्लायंस करेंगे एंड यू पुट द पेपर इनटू द कलेक्टर्स कोर्ट, उसका लेट द बॉल बी इन द कलेक्टर्स कोर्ट। इफ देर इज एनी शॉर्टफॉल दे हैव टू कम बैक एंड से कि दिस इज द शॉर्टफॉल इन द डॉक्यूमेंट। अगर वो शॉर्टफॉल है तो यू ट्राई टू कंप्लाई विद द शॉर्टफॉल। अगर नहीं होता है तो देन यू विल गो इनटू द सेकंड कैटेगरी विच इज़ 22 to 22 GR वेयर देर इज़ सम वेर इज़ ए हायर प्रीमियम। तो आप वो पेपर डाल के रखिए, फॉलो अप विद द कलेक्टर्स ऑफिस। इफ़ नीड बी यू गो टू एंड मीट द कलेक्टर, इफ़ नीड बी यू मीट द योर लोकल MLA MP, टेल देम द प्रॉब्लम्स, बट आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर एनी एजेंट। मेरा ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, because this, say let us say we are not promoting corruption, but there is also one more factor, the salaries of government servants are now very good. There is no need for them to indulge in corruption. सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन ज़ीरो हुआ है ऑलमोस्ट, एंड रेगुलर बेसिस पे लोगों का जो ट्रांसफ़र विंसफर्स वगैरह जो भी होता है, इनकम टैक्स अभी पूरा का पूरा विदाउट एनी करप्शन काम चलता है। लेट देयर बी ए सिस्टम वेयर पीपल हैव टू नॉट बी हरेस्ड बिकॉज ऑफ करप्शन। कभी कभी 6-6 महीना लगता है। देर इज़ ए फीलिंग अमॉन्ग द मेनी मेंबर्स कि ये पैसे भी दिए बिना काम होता नहीं है। बट आई कैन कोट एज मेनी केसेस ऑफ पीपल हु हैव फॉलोड विद द गवर्नमेंट, उन्होंने फॉलोअप किया और कुछ पैसा नहीं दिया और अपना ट्रांसफ़र करा के लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप करेंगे, मतलब उसको कैसा करना है मैंने आपको बताया। You meet the collector, you meet the local MLA, whatever you want to do, you do that. Take a senior government functionary with you who is retired or something, उनसे काम करवा लीजिए, बट आप एक पैसा मत दे दीजिए। दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग अपील टू ऑल द मेंबर्स हु आर इन दिस चैनल। हम लोग ने अपना पूरा खून पसीना आपके लिए दिया है, तो आप शॉर्टकट मत ले लीजिए। मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, प्लीज़ डोंट इंडल्ज इन, प्लीज़ डोंट प्रमोट करप्शन। ये जो रिजर्व्ड कैटेगरी के जो ये है SC ST NT के कैटेगरीज़ के जो मेंबरशिप के ट्रांसफ़र्स अटके पड़े हैं, PWR 219 के अटके पड़े हैं, फिर 20% रिजर्वेशन के अटके पड़े हैं। और अभी इसके लिए क्या सोल्यूशन है, मतलब इफ़ द सोसाइटीज़ का जो मेंबरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है उनका रीडेवलपमेंट भी नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करें। और दूसरा क्या है कि ये अनजस्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप किसी कैटेगरी को देते हैं सो दैट दे बिकम स्ट्रांग, फिर बाद में उसको वापस कंडीशन ऐसे डालते हैं कि दे बिकम वीक। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कंडीशन डालेंगे आप, फिर उनको बोलेंगे वही कैटेगरी, तो दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर वैल्यू फॉर द मनी। आपने उनको एक जगह दिया है और फिर बाद में दे बिकम स्ट्रांग बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू।
और फिर बाद में बोलेंगे कि ये आप अभी नहीं, कम रेट में बेचो बाकी सबसे, तो वो ठीक नहीं है। दूसरा क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज़ बेसिकली, मतलब ये अभी बोलते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ वगैरह सब ठीक है, उसको बेच के आप किधर जाएंगे? वो तो घर है अपना, तो आप बेच के दूसरा घर लेते हैं, उसका भी वैल्यू क्या कम नहीं रहता है, वो भी तो ज़्यादा ही रहता है। आप बेचते हो, आपके 2 लड़के हैं, 2 फ्लैट लेते हो या बड़ा घर लेते हो, तो उसका तो वैल्यू तो बढ़ने वाला है ना। तो इफ़ यू सी वैल्यू टू वैल्यू, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो वाई शुड एनीबडी सेल एट लोअर प्राइस, ये एक बात है। दूसरा बात था कि लीगली एट द टाइम ऑफ द ग्रांट ओनली दिस कंडीशंस आर एप्लीकेबल एज पर डॉक्टर भरद्वाज जजमेंट, एज पर दीनानाथ जजमेंट। फिर बाद में इसका लगना नहीं चाहिए था, ये कंडीशंस हटने चाहिए थे। बट बिकॉज द ब्यूरोक्रेसी इज़ वेरी सेंसिटिव टू दिस टॉपिक और द politicians are sensitive, they are not willing to take a decision in this case. There are some condonations possible, but that is in case of sale, fresh sale and original member approved, तो उसको वो हो सकता है। बट जो पहले के सेल हुए हैं उनको मुश्किलें आती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मान लो आपको चाहिए, तो सब सोसाइटीज जो अफेक्टेड है इस कंडीशन के वजह से, वेदर इट इज़ PWR 219 या 20% रिजर्वेशन है, तो दे शुड कम टुगेदर एंड दे शुड फाइल ए रिट पिटिशन इन बॉम्बे हाई कोर्ट एंड से देयर इज मेनी केसेस वेयर द कलेक्ट हैज़ रिफ्यूज्ड टू ट्रांसफर द membership. So there is a what you call cause of action. They should take this to the Bombay High Court and tell the court to give directions to the government and to come out with a GR for this type of lands, type of memberships, and let them come out with a GR for this. So there is a force from the court to come out with this with a resolution, government resolution. तो इसमें क्या है कि वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग केस, पर्टिकुलरली डॉक्टर भारद्वाज का जजमेंट है, दीनानाथ का जजमेंट है, विच हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट एट द टाइम ऑफ द ग्रांट ओनली दिस कंडीशंस आर एप्लीकेबल. तो इफ़ दैट इज़ क्लैरिफाइड बाय द कोर्ट दैट इट इज़ एट द टाइम ऑफ द ग्रांट दिस कंडीशंस आर एप्लीकेबल, तो एक बार लेट द गवर्नमेंट कम आउट विद द ईयर कि उसके वो टाइम पे कंडीशंस है, बाद में ये लगने वाले नहीं हैं, तो देन ऑल दिस सोसाइटीज़ बिकम फ्री ऑफ द मेंबरशिप, जो रिजर्वेशन का जो क्या ये कंडीशन है उससे वो फ्री हो जाएंगे. तो माय फ्रेंड्स, आई सजेस्ट लेट अस कम टुगेदर, मे बी वन डे विल फिक्स अप एंड प्लीज़ कम ऑन दैट डे. इन दिस केस आई वांट एक टीम ऑफ वर्कर्स, मतलब सब सोसाइटीज से एक आदमी आके काम करे. वन. Secondly, when we go to the High Court, you require funding. So these societies should come together and fund this whatever court work is concerned. Today, of course, a federation has got very low resources, and we are going through advocacy only. मैंने advocacy के बारे में पहले बताया कि we make representations to the government, politicians, और उसके through we try to find out solutions. But इस केस में अपने को वो advocacy चलेगी नहीं, तो इसीलिए अपने को फंडिंग की ज़रूरत है. तो वो सोसाइटीज़ जो इसको अफेक्टेड है वो सब आके उसका फंडिंग करें. नॉट ओनली दैट, देयर आर पीपल हु आर डेडिकेटेड टू दिस वर्क, बिकॉज यहाँ पे कैसा है कि यू हैव टू फाइल द पिटिशन, यू हैव टू गो टू द कोर्ट. एक 4-5 जन हर टाइम कोर्ट में जाके लॉयर के पास बैठ के इसका ये करे, शायद 1 साल 2 साल में उसका रिज़ल्ट आ जाए. तो ये सब काम करने के लिए रेडी होना चाहिए. अगर ये सब करने की तैयारी है तो आई सजेस्ट वी कैन डू दैट वर्क. द फेडरेशन विल हेल्प टेक्निकली, लीगली, मतलब आपको क्या क्या जजमेंट्स है, कैसे करना है. वी कैन ट्राई टू फाइंड ए गुड लॉयर ऑल्सो. बट आपको इसमें काफ़ी लीड आपको लेना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई होप पीपल विल कम फॉरवर्ड. थैंक यू.